नमस्कार दोस्तों, मैं सोनू सिंह ऋषिवंशी अपने YouTube चैनल SSR बिंदु से सिंधु तक आप सभी का स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, मैं पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी जी के बारे में आज आप लोगों से बात करना चाह रहा हूं, क्योंकि उनका जीवनी बहुत ही प्रेरणा का स्रोत है और आप उनसे प्रेरित हो सकते हैं, जीवन में सफल हो सकते हैं। कैसे एक बड़े पहाड़ को तोड़ के रास्ता बनाया जा सकता है, कैसे मंजिल तक पहुँचा जा सकता है। शुवेंदु अधिकारी उसके जीते जागते उदाहरण हैं। जो चीज़ें सोच से परे हो, जो चीज़ें सीमाओं से परे हो, उस चीज़ों को कोई महान पुरुष ही सोचता है और उससे कर गुजरता है। और वही काम शुवेंदु अधिकारी जी ने किया है पश्चिम बंगाल के अंदर। पश्चिम बंगाल एक ऐसा ज़िला था जहाँ पे लगभग 30% मुस्लिम और 70% हिंदू, और वो भी वैसे हिंदू जिनके ऊपर वामपंथ का प्रभाव था, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का प्रभाव था, कम्युनिस्ट थे वो। लेकिन किस तरीके से ये जो शुवेंदु अधिकारी और जो भाजपा की टीम थी, भाजपा की टीम में नरेंद्र मोदी, योगी जी और अमित शाह ने जो भूमिका निभाई और जिस तरीके से पूरा जो चुनाव है हिंदुत्व की तरफ मोड़ दिया है, सनातन की तरफ मोड़ दिया। यह पूरा चुनाव जो है हिंदुत्व बनाम तुष्टीकरण हो गया, जहां पे ममता बनर्जी को खाला बेगम आदि शब्दों से शुवेंदु अधिकारी ने पुकारा और अंततोगत्वा शुवेंदु अधिकारी ने उनको न केवल उनकी सीट पे पराजित किया बल्कि पूरे राज्य में बुरे तरीके से पराजित कर दिया। और आज ममता बनर्जी को यह समझ नहीं आ रहा है ये मेरे साथ क्या हो गया। जो महिला कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया जो 34 साल से सत्ता पे आसीन थी पश्चिम बंगाल के, उसको हराया और उस महिला को शुवेंदु अधिकारी ने एक बार नहीं दो बार हरा दिया। उनकी जो MLA की सीट थी, पहली बार नंदीग्राम से, दूसरी बार भवानीपुर से। ये सिलसिला कोई एक दिन दो दिन का नहीं था। शुवेंदु अधिकारी एक ऐसी पर्सनालिटी थे जिनका जन्म 15 दिसंबर 1970 अधिकारी परिवार में हुआ। अधिकारी परिवार वो परिवार माना जाता है मेदिनीपुर पूर्वी का जिनका राजनीति में बहुत तगड़ी पकड़ है। उनके पिता शिशिर अधिकारी ऑलरेडी एक राजनीतिक व्यक्ति थे। वो 3 बार सांसद थे और मनमोहन सरकार में केंद्रीय राज्य मंत्री भी थे। ये जो परिवार का माहौल था, कहीं ना कहीं शुवेंदु अधिकारी पर इसका बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा और शुवेंदु अधिकारी ने अपने परिवार की जो पारंपरिक परंपरा थी उससे हट के उन्होंने जमीन पर मेहनत करना चालू किया। चूंकि उनके दादाजी भी एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे और उस सब का प्रभाव शुवेंदु अधिकारी पे बहुत ही ज़्यादा प्रभाव था उनके ऊपर। वो भी देश और राष्ट्र के लिए कुछ कर गुजरना चाहते थे। इसलिए आज तक आपको जान को हैरानी होगी कि आज तक शुवेंदु अधिकारी अविवाहित हैं, 55 साल की अवस्था में अविवाहित है। उन्होंने अपना पूरा जीवन जो है राष्ट्र को समर्पित कर दिया है। शुवेंदु अधिकारी 1989 में पहली बार राजनीति में आते हैं और कांग्रेस की छात्र परिषद से आते हैं। लेकिन चूंकि उस समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का इतना दबदबा था कि उनके खिलाफ किसी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी, तो जूझने का जो जज्बा उनका प्रारंभ हुआ वो उनके राजनीति जीवन के प्रारंभिक कालों से ही हुआ। प्रारंभिक काल से ही उन्होंने संघर्ष करना, सत्ता के खिलाफ संघर्ष करना, लड़ना और जमीन पे काम करना सीखा। शुवेंदु अधिकारी 2 बार शुरुआत के 2 चुनाव हार जाते हैं, उसके बावजूद वो हार नहीं मानते हैं। वो 2005 में, 2009 में, 2014 में सांसदी का चुनाव जीतते हैं, MP रहते हैं। उसके बाद 2016 में पहली बार विधायक बनते हैं और तृणमूल कांग्रेस की जब स्थापना हुई, जब ममता बनर्जी कांग्रेस से हट के 1998 तृणमूल कांग्रेस की स्थापना की, तो पूरा अधिकारी परिवार कांग्रेस छोड़ के तृणमूल कांग्रेस के साथ जुड़ गया और तब से ये लोग जमीन पे काम कर रहे थे। जमीन पे जो काम कर रहे थे, शुवेंदु अधिकारी का काम करने का तरीका बहुत अलग था। वो मध्यम वर्गीय, युवा, किसान और व्यापारी वर्ग के बीच में हमेशा रहा करते थे। उनकी समस्याओं को सुनते थे और अपने तरीके से उसका हल ढूंढने की कोशिश करते थे। वो किसी को निराश नहीं करते थे।
इस चीज़ का उनको आने वाले राजनीतिक जीवन में बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ा, बहुत ज़्यादा ही प्रभाव पड़ा। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी 2016 से लगातार ममता बनर्जी के बाद दूसरे नंबर के नेता तृणमूल कांग्रेस के माने जाते थे। और जब 2019-2020 आता है, उसी बीच में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की एंट्री होती है और प्रशांत, जो कुशल रणनीतिकार पीके हैं, प्रशांत किशोर, वो कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को एक तरीके से स्थापित करना चाह रहे थे, एक विकल्प के तौर पे ममता बनर्जी का, और ममता बनर्जी उसका मौन समर्थन कर रही थी। तो इस चीज़ को कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी को ये लगा कि मैं ज़मीन पर काम करने वाला व्यक्ति और पार्टी के लिए इतना समर्पित होकर काम किया हमने, और आज हमारा अधिकार छीना जा रहा है और हमारी जगह हमें जो चीज़ें मिलनी चाहिए उस कहीं ना कहीं अभिषेक बनर्जी को ट्रांसफ़र हो रही है। हर जिला के अंदर जहाँ जहाँ शुभेंदु अधिकारी की पकड़ थी, उनके करीबियों को हटाकर अभिषेक बनर्जी के करीबियों को स्थापित किया जाने लगा। इससे कहीं ना कहीं शुभेंदु अधिकारी बहुत असंतुष्ट हो गए और निराश और हताश हो गए। उन्होंने अब पार्टी के अंदर अपनी बात उठाया, लेकिन उस पर गहन विचार नहीं हो पाया। समझौते होकर उनको पीछे धकेल दिया जाता था एक तरीके से। अंततोगत्वा उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की बढ़ती हुई ताकत को देखा, उस ताकत में एक अपनी राजनीति अनुभव का फायदा उठाते हुए 2020 में दिसंबर में जब अमित शाह 2020 में जब वहाँ एक सम्मेलन करते हैं, तो वहाँ पे वो भगवा चोला पहन लेते हैं और 2020 से बीजेपी के साथ काम करना चालू करते हैं। 2021 में वो नंदीग्राम से चुनाव लड़ते हैं और ममता बनर्जी अपनी पारंपरिक सीट भवानीगंज की सीट को छोड़ के नंदीग्राम में आके उनको चैलेंज करती हैं और इस चैलेंज को शुभेंदु अधिकारी स्वीकार करते हैं और ये कहते हैं कि हम इनको कम से कम 50,000 वोट से हराएंगे, वरना राजनीति छोड़ देंगे। 50,000 वोट से तो नहीं हरा पाए, लेकिन 2,000 वोट से हरा दिए। ये 2,000 की हार भी ममता बनर्जी के लिए एक बहुत बड़ा सबक था और भारतीय राजनीति के लिए एक रिसर्च का विषय हो गया कि जो ममता बनर्जी लगातार अजय रही थी, उनको उनके ही पार्टी का कुछ समय पहले पार्टी का जो पदाधिकारी था वो हरा दिया। और 2021 में चुनाव हारने के बाद उस क्रम का सिलसिला लगातार चलता रहा और 2026 में भवानीगंज और नंदीग्राम दोनों जगह से शुभेंदु अधिकारी चुनाव लड़ते हैं। 2026 में शुभेंदु अधिकारी भवानीगंज से ममता बनर्जी को पुनः दोबारा हरा देते हैं और यहीं से उनको मुख्यमंत्री बनने का रास्ता उनका साफ हो जाता है। शुभेंदु अधिकारी कहीं ना कहीं ध्रुवीकरण करने में बंगाल में लगे हुए थे और उसमें सफल हो गए। 2021 में जहां बीजेपी की 2016 में 3 सीटें थी, 2021 में 77 सीटें आई और 2026 में बीजेपी की 207 सीटें आ गई, जो कल्पना से परे था और उसको शुभेंदु अधिकारी ने कर दिखाया। शुभेंदु अधिकारी की इस सफलता के पीछे जो काम कर रहे थे वो हिंदुत्व का एजेंडा काम कर रहा था। शुभेंदु अधिकारी ने भर्ती घोटाला, चिटफंड घोटाला, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और तुष्टीकरण को बहुत जोरदार तरीके से विधानसभा के अंदर और जनता के बीच में जाकर उठाया। चूंकि अमित शाह इस चीज़ को जानते थे कि शुभेंदु अधिकारी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है, ये हमारे लिए ट्रम्प कार्ड साबित होगा, और उसी समय उनको Z+ श्रेणी की सुरक्षा प्रदान की गई। यदि यह प्रदान नहीं किया जाता तो शायद शुभेंदु अधिकारी के ऊपर अटैक होता, उनकी हत्या भी की जा सकती थी। अंत में आपने देखा चुनाव के बाद उनके पीए की हत्या ही कर दी गई। और शुभेंदु अधिकारी जो लहर चला रहे थे, उस लहर को सुनामी में बदलने का कार्य अगर किसी ने किया तो अमित शाह, नरेंद्र मोदी नहीं किए, वो कार्य किया योगी आदित्यनाथ ने। योगी आदित्यनाथ उस संवेदनशील, जहाँ पे बहुत कांटे की लड़ाई थी, उन 35 सीटों पर प्रचार किया और उन 35 सीटों पे जो जीत प्रतिशत था वो लगभग 90% था। 31 सीट बीजेपी वहाँ से निकाली और वो 31 सीट निकाली नहीं, उसके अगल बगल की जो सीटें थी वो पूरी तरीके से ध्रुवीकरण हो गया और वो सारी की सारी सीटें भाजपा के खाते में आ गई। भाजपा के खाते में जो सीटें आई
9 जिले ऐसे थे कि जहां पे ममता बनर्जी का एक भी सीट नहीं आया, एक भी एमएलए, एक भी उनका विधायक नहीं जीत पाया। तो कहीं ना कहीं इस चुनाव में जो भूमिका योगी आदित्यनाथ ने निभाया वो लंबे समय तक याद किया जाएगा। योगी आदित्यनाथ का जिस तरीके से शुभेंदु अधिकारी ने मंच पे दंडवत प्रणाम किया, शायद वो किसी भी नेता को वो सम्मान उन्होंने शुभेंदु अधिकारी ने नहीं दिया, क्योंकि शुभेंदु अधिकारी ये जान रहे थे कि योगी जी का जो चुनाव प्रचार करने का तरीका है, जो बोलने का तरीका है, और जनमानस आम जनमानस में जो उनको लोग एक्सेप्ट करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनको सत्ता तक पहुंचाने में एक बहुत बड़ी भूमिका अदा कर सकता है, और उसने अदा किया। जो योगी जी ने 31 सीट जिताया, उसके आसपास लगभग कई जिलों में तृणमूल कांग्रेस का पत्ता साफ हो गया। जिस शुभेंदु अधिकारी ने 2007 के नंदीग्राम में भूमि अधिग्रहण के खिलाफ आंदोलन चलाया और ममता बनर्जी को बंगाल के अंदर एक राजनीतिक नायिका बना के खड़ा कर दिया और उनको फर्श से अर्श तक पहुंचाया, वही शुभेंदु अधिकारी 2026 में जब उनको लगा कि हमारा राजनीतिक बलि दिया जा रहा है, भाई भतीजावाद और तुष्टीकरण के कारण हमारा राजनीतिक वध किया जा रहा है, वही अपने राजा के खिलाफ, अपने नेता के खिलाफ खड़ा होता है, उनको बुरी तरीके से पराजित करता है। तो जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने जो भारतीय जनसंघ की स्थापना की, जो बाद में 1980 में भारतीय जनता पार्टी